कि भारत के विकास की कहानी में पूर्वोत्तर राज्य एक महत्वपूर्ण योगदान नहीं, भारत की विकास की कहानी में हमारे उत्तर पूर्वी के राज्य नेतृत्व करेंगे। और प्रधानमंत्री जी के संकल्प के आधार पर पिछले वर्षों में 10 वर्षों में जो निवेश किया गया, जो अधोसंरचना तैयार की गई, जो एक नींव जैसे हम कहेंगे वो बसाई गई है, उसके आधार पर अगर मैं आपको आंकड़ों के आधार पर समझा पाऊँ, जहाँ विश्व की प्रगति की गति 2.5 से 2.75% तक सीमित है, वहीं भारत की गति 6.25 से 7.5% तक बढ़ती है। मतलब भारत की गति विश्व की 3 गुना ज़्यादा है। और उत्तर पूर्व क्षेत्र में एक राज्य नहीं, 4 राज्य नहीं, 7 राज्य नहीं, 8 के 8 राज्य पिछले 10 वर्षों में 12 से 13% की गति से बढ़ रहे हैं। मतलब भारत की गति से करीब करीब 2 गुना और विश्व की गति से करीब करीब 5.5 गुना। ये संभव तभी हो पाया है जब प्रधानमंत्री जी ने 10% जो ग्रॉस बजटरी सपोर्ट है, पिछले 10 वर्षों में करीब 6.5 लाख करोड़ का निवेश किया है। और ये आप देखते हैं हाईवेज़ के क्षेत्र में, जहां 65 वर्षों में 10,000 किलोमीटर बने थे, 10 वर्षों में 6,000 अतिरिक्त बने। वाटरवेज़ के क्षेत्र में जहां एक वाटरवे था, आज 20 वाटरवे हैं। टेलीकॉम के क्षेत्र में जहां 4,500 नए टावर्स लग चुके हैं 100% सैचुरेशन के आधार पर। एयरपोर्ट्स के क्षेत्र में मेरा पूर्व जिम्मेदारी, जहां 9 एयरपोर्ट्स होते थे, आज 17 एयरपोर्ट्स हैं। तो एक अधोसंरचना की एक नींव आज बन चुकी है। और उसी वर्टिकल पर हमारी कोशिश रही है, पिछले 9 महीने की हमारी मेहनत हुई है, पूरे 8 राज्यों की, हमारे मंत्रालय की संयुक्त रूप से एक कोऑर्डिनेशन में पूरे देश में हमने करीब 9 रोड शोज़ किए हैं। चेन्नई से बेंगलुरु से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इंदौर, आपके और हमारे इंदौर, अहमदाबाद तक, जहाँ 2-2 राज्य के मुख्यमंत्रियों को लेकर वहाँ हम लोगों ने प्रेजेंटेशन भी किया है, ताकि एक विश्वास बढ़े, एक आत्मविश्वास निवेशक का बढ़ पाए। और उसी के आधार पर ये इन्वेस्टमेंट की एक बैंकेबल प्रोजेक्ट्स हम लोग बना पाएँ। मुंबई में जाकर एक औद्योगपति घराने के साथ, दिल्ली में औद्योगपति के समूहों के साथ मेरी मुलाकात हुई है, और हमारे PSUs का भी इसमें योगदान रहा है, और इसलिए ये संभव हो पाया है। इसके बाद हमारा दृढ़ निश्चय है कि जो हर राज्य के लिए रेखांकित किए गए हैं इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल्स, उनको धरातल पर हमें कन्वर्ट करना है। और उसकी प्रक्रिया इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के पहले ही मैंने शुरुआत कर ली थी। 1 महीने पहले सारे इन्वेस्टमेंट रोड शो का काम हमने समाप्त कर दिया था और कन्वर्जन का काम हमने शुरू कर दिया था। अब हर एक राज्य के साथ, मुख्यमंत्री महोदय के साथ हम लोग बैठकर एक अफसर हमारे तरफ से, एक अफसर उनके तरफ से निर्धारित किया जाएगा। एक राज्य का उदाहरण के तौर पर अगर 30,000 करोड़ का निवेश है या 50,000 करोड़ का निवेश है, हर एक निवेशक कुल मिलाकर 765 ऐसे प्रस्ताव आए हैं, उनको हम लोग कन्वर्ट कर पाएँ। इसका भी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री महोदय के लेवल पर, मेरे लेवल पर हम लोग हर 2 हफ्ते में हम लोग करेंगे। इसी के साथ हमने हर एक राज्य में इसकी तैयारी के लिए एक इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी की स्थापना की शुरुआत भी हमने कर ली है। और मुझे खुशी है आपको सूचित करते हुए कि 6 राज्यों में IPA सेटअप हो चुके हैं, 2 राज्यों में अतिशीघ्र होंगे। और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, सिंगल विंडो क्लियरेंस, और हर एक निवेशक की जो पेन पॉइंट्स हैं उनको पूर्ण रूप से सॉल्व करने की ये प्रक्रिया उसके आधार पर होगी। इसी के साथ हम लोग ने एक लॉजिस्टिक्स पॉलिसी पे भी एक एडवाइजरी हर एक राज्य को दिया है। 12 अंतर्राष्ट्रीय पैरामीटर्स के आधार पर आज मेघालय क्या स्थिति पे है, उन 12 पैरामीटर्स पर असम क्या स्थिति पे है, अरुणाचल प्रदेश क्या स्थिति पे है, नागालैंड क्या स्थिति पे है, मणिपुर क्या स्थिति पे है, ताकि एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी हम तय कर पाएँ कि हम अपने पड़ोसियों के विरुद्ध क्या हमारी स्थिति है। और एक लॉजिस्टिक्स पॉलिसी भी एक राज्य अपने आप के लिए निकालने जा रहा है। तो इन सारे कदमों को लेकर हमारा रोल जो है डोनर में एक फैसिलिटेटरी रोल है, एक हैंड होल्डिंग का रोल है।
और वही रोल भारत सरकार के बीच में 8 राज्यों के बीच में हम लोग अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 10 महीनों में जो मेरा कार्यकाल रहा है, हमने शुरुआत की अष्टलक्ष्मी महोत्सव के साथ अक्टूबर के माह में 2024 में, जहां 8 राज्यों की सांस्कृतिक इतिहास और उनकी हस्तशिल्प और उनकी टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर की व्याख्यात क्षमता को हमने उजागर भारत मंडपम में किया। प्रधानमंत्री जी ने आशीर्वाद समान उसका उद्घाटन किया था। नवंबर के माह में गृह मंत्री जी के साथ हमने त्रिपुरा में एक बैंकिंग समिट ऑर्गेनाइज की, क्योंकि अगर औद्योगिकरण आप राज्यों में चाहते हो तो फिर उसकी बैंकिंग की पेनिट्रेशन भी होनी चाहिए। तो पूरा नॉर्थ ईस्ट का बैंकिंग समिट अगरतला में ऑर्गेनाइज हुआ, जहां पब्लिक सेक्टर के बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स आकर गृह मंत्री जी ने एक ढांचा बताया जिसके आधार पर वो पेनिट्रेशन बढ़ेगा। और अब इन्वेस्टर्स मीट हुआ है। तो 10 महीने हमारे बड़े व्यस्त रहे, सांस्कृतिक क्षमता, बैंकिंग का पेनिट्रेशन और अब इन्वेस्टमेंट का। आगे का भी समय आपके लिए काफ़ी व्यस्त रहने वाला है, क्योंकि जो 4 लाख करोड़ है, जो आपने कहा कि ज़मीन पर कैसे उतरे, धरातल पर कैसे उतरे, इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। आपको याद होगा कि एक समय था जब 20% योगदान भारत की जीडीपी में पूर्वोत्तर राज्यों का होता था, लेकिन धीरे करके क्योंकि इग्नोर होते गए तो वो घटता गया। आपको लगता है कि ये समिट और जो कदम उठाए गए हैं पिछले 10 साल में मोदी सरकार द्वारा, पिछले 10 महीने में आपके द्वारा, उससे ये दायरा जो है बढ़ेगा, योगदान बढ़ेगा? जरूर बढ़ेगा। जब मैं आपको कह रहा हूं कि उत्तर पूर्वी के हमारे राज्य भारत के ग्रोथ रेट से डबल करीब ग्रो कर रहे हैं। अब ये जो इन्वेस्टमेंट बुक हमने बनाया है, इसमें उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, उत्तर पूर्वी राज्यों की हाइड्रो पावर की क्षमता करीब, क्योंकि मैं पूर्व में ऊर्जा मंत्री भी रहा हूं भारत सरकार में, 60,000 मेगावाट से 1 लाख मेगावाट की क्षमता है। आज उत्पादन कितना हो रहा है? केवल 2,500 मेगावाट। तो आप सोचिए क्षमता हमारी कितनी है। और इस इन्वेस्टमेंट बुक में हाइड्रो पावर का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, प्राइवेट सेक्टर से भी, पब्लिक सेक्टर से भी जी। तो करीब 8 से 9,000 मेगावाट की प्रपोजल्स भी इसमें आए हैं। तो कितना निवेश जाएगा। इसी के साथ जहां मैं कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स की बात कर रहा हूं, वहीं लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स भी हैं इस इन्वेस्टमेंट बुक में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, फ्लोरिकल्चर हो। जो ऊद आपको परफ्यूम में मिलता है, जो अगरबत्ती में जाता है, वो आगरवुड हमारे त्रिपुरा और आसाम से ही आता है। और आज जब इंडोनेशिया का प्रोडक्शन नीचे जा रहा है, हम लोग ने यहाँ के साइट्रस का जो कोटा है उसको ट्रिपल हमने कर दिया है। और आगरवुड की अपार क्षमता है, पाम ऑयल की अपार क्षमता है, बैम्बू की अपार क्षमता है। 22% भारत की रबर प्रोडक्शन नॉर्थ ईस्ट से है। तो नॉर्थ ईस्ट, तो मैं एक शब्द में अगर आपको कह पाऊं तो भारत का खजाना है। बस उस खजाने को नियंत्रित करना है, उस खजाने की लाभ क्षेत्र की जनता और भारत की जनता को मिले, और मेरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र इस आसियान और साउथ ईस्ट एशिया का एक प्रमुख ट्रेडिंग हब बने। और इसके लिए कई योजनाएं प्रधानमंत्री जी के संकल्प के आधार पर हम लोग बाहर ले जा रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगरतला और गुवाहाटी से एक इंटरनेशनल गेटवे हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं सिविल एविएशन के रूप में। आपको आश्चर्य होगा अविनाश जी ये सुनते हुए कि गुवाहाटी से मुंबई की फ्लाइट उतनी ही दूर है जितनी गुवाहाटी से सिंगापुर की फ्लाइट है। अगरतला से चेन्नई की फ्लाइट उतनी ही दूर है जितनी अगरतला से बैंकॉक की फ्लाइट है। तो हमें इस क्षेत्र को संपूर्ण साउथ ईस्ट एशिया और आसियान के साथ कनेक्ट करना है, जिस क्षेत्र के साथ 122 बिलियन डॉलर का ट्रेड की क्षमता हो सकती है। रोड हाईवे के साथ हम लोग ट्राइलैटरल हाईवे जोड़ रहे हैं, इंडिया IMT, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड। करीब 1460 किलोमीटर का ये ट्राइलैटरल हाईवे है। इसका 70% बन चुका है, केवल 30% बाकी है, जिसका भारत का भाग केवल 200 किलोमीटर बाकी है, जो हम लोग बना रहे हैं। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स के लिए कालादान का प्रोजेक्ट है, जो इम्फाल के मोरे से निकलकर, म्यांमार से निकलकर, वाटरवे से लगकर सिटवे के पोर्ट में जाएगा, और वहाँ से हमारी सारी गुड्स या तो चिटागोंग जाएंगी या तो चेन्नई जाएंगी। इस मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स
पाइपलाइन में केवल 60 किलोमीटर की रोड बाकी है जिस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की सोच व्यापक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र को आगे बढ़ाने की, विश्व के साथ जोड़ने की। इसलिए वो कहते हैं एक्ट ईस्ट, एक्ट फर्स्ट एंड एक्ट फास्ट। कोई आकलन है कि इससे कितना रोजगार सृजन होगा जो निवेश का वादा किया? हमारे क्षेत्र के संपूर्ण आबादी 4.5 करोड़ है, पर 2 क्षमताएं हमारे 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में हैं जो आपको देश में कहीं और नहीं मिलेगी। पहला, साक्षरता का दर। आप अनुमान लगाओ, साक्षरता का दर एक राज्य में नहीं, 2 राज्य में नहीं, लेकिन 8 राज्यों को मिलाकर क्या होगा साक्षरता का दर। पूरे उत्तर पूर्वी के 8 राज्यों को हम मिला लें तो 85% साक्षरता का दर है। कुछ राज्य में 95%, कुछ में 92, कुछ में 93। ये अद्भुत है। और 4.5 करोड़ की आबादी में से 65% जनता 30 वर्ष के आयु से कम है। तो हमारे पास एक यूथ बल्ज है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, और एक स्किल बल्ज है। इन दोनों को मिलाकर अगर 4,30,000 करोड़ का निवेश में से 50% भी हो जाए तो रोजगार के अवसरों का अनुमान आप और हम नहीं लगा सकते। बिल्कुल। एक जो दूसरा प्रश्न आता है पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर, वो आता है सुरक्षा को लेकर, क्योंकि निवेश के लिए भी माहौल चाहिए। आप जानते हैं कि जब तक सुरक्षा नहीं होगी तो विकास के लिए निवेश नहीं आ सकता। वहाँ पर कोई भी जो निवेशक आएगा उसको अपनी निवेश की चिंता होगी, सुरक्षित है या नहीं है। तो जो वहाँ के सुरक्षा हालात हैं उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? आप मेरे साथ आइए। सुरक्षा, सुगमता, उत्सुकता, ऊर्जा, इन 4 शब्दों से ही आप उत्तर पूर्व क्षेत्र का डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। अगर पृथ्वी पर कोई स्वर्ग है तो आज मेरा उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। आप वहां जाओ, अपने फेफड़ों में हवा लो तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी उम्र में 2-3 साल घट गए। वहाँ की हरियाली देखो और हिमालय से लेकर वहाँ के लेक्स को देखो तो मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। वहाँ के युवाओं के साथ इंटरैक्ट करो तो ये आभास होता है कि भारत का भविष्य सुरक्षित है। एक बात जो आपने नोटिस की होगी डोनर संभालने के बाद, क्या आपको लगा होगा कि वहाँ के लोगों में एक ये फीलिंग थी कि जैसे बाकी जो शेष भारत है उनको कनेक्टिविटी ठीक से नहीं है। कनेक्टिविटी यानी जो मेंटल कनेक्टिविटी होती है, उनको लगता है कि हमें शायद दूर से ट्रीट किया जाता है, कि माना ही नहीं जाता, हमारा हिस्सा ही नहीं माना जाता है। तो उस दूरी को पाटने के लिए क्या किया गया? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, और मैं अगर अंग्रेजी में आपके विचार को अनुवाद कर पाऊँ तो एक विचारधारा थी कि वो मेनलैंड है। हाँ, बिल्कुल। अब मैं कहूँ आपको अखिलेश जी कि अब वो मेनलैंड की सोच चली गई है। क्यों? क्योंकि अब मेनलैंड नहीं रहा, अब एक लैंड हो गया है। प्रधानमंत्री जी की जो विचारधारा और जो सोच है वो निवेश तक सीमित नहीं है, वो अधोसंरचना तक सीमित नहीं है। एक एक राज्य को दूसरे राज्य के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ना। 36 के 36 राज्य और यूनियन टेरिटरी की मैं बात कर रहा हूं, केवल उत्तर पूर्वी के 8 नहीं। तमिल काशी संगम की विचारधारा, वो पुराने रिश्ते जो हजारों साल पहले होते थे उन्हें पूर्ण जीवित करना। अरुणाचल और गुजरात का रिश्ता, कृष्ण भगवान की जो रुक्मिणी के साथ शादी हुई थी, वो संबंध उजागर करना। हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों को लेकर गुजरात में कार्यक्रम करवाना। हमारे विज्ञान के क्षेत्र में आज भारत विश्व के लेवल पर अग्रसर नहीं हो रहा, लेकिन स्पेस के लेवल पे भी अग्रसर हो रहा है। तो हमने पहला कदम उठाया कि 8 राज्यों से डेलीगेशन लेकर
100 बच्चे हर एक राज्य से, उनको लेकर इसरो भेजना बंगलुरु में, ताकि साइंटिस्ट के साथ चर्चा हो पाए। और पहला डेलीगेशन मणिपुर के से 100 बच्चों को हमने भेज दिया है और 4 दिन बिता के आए हैं। और उसी तरह हमारे दूसरे राज्यों के बच्चों को लेकर उत्तर पूर्वी राज्य में 2 हफ्ते का कोर्स कराने का हमारी प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। और 2 हफ्ते में आपके 7 दिन इधर और 7 दिन उधर कॉलेज में पाठ्यक्रम, और जो 2 दिन मिलते हैं शनिवार रविवार इधर और 2 दिन शनिवार रविवार उधर, उन 4 दिनों में उस राज्य की सैर, ताकि अनुभव हो पाए। तो जो प्रधानमंत्री जी की सोच है उस पर डोनर मंत्रालय और हमारे 8 राज्य मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। Hello, Moto. Motorola, India's leading AI smartphone brand. और अब मोटरोला प्रेजेंट्स टॉप स्टोरीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। कई फैसलों पर लग सकती है कैबिनेट की मुहर। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एसआईटी ने दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट। 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की याचिका पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आज होगी सुनवाई। तहव्वुर ने परिवार से बात करने की मांगी है इजाजत। शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छात्रों का आज बड़ा प्रदर्शन। शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने देंगे धरना। शिक्षक भर्ती का विज्ञापन डिलीट होने से भी नाराज हैं छात्र। बिहार में 6 साल पुराने मारपीट केस में बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव को 2 साल के कारावास की सजा। कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। लखनऊ में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल अभियुक्त किया गया गिरफ्तार। इसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद। बुलंदशहर में एक बलात्कार का आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। अपने ही परिवार की 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने का है आरोप। दिल्ली पुलिस ने मोती नगर थाना क्षेत्र में हुई 35 लाख रुपए की चोरी की गुत्थी को 48 घंटों के भीतर सुलझाया। मामले में कंपनी के अकाउंटेंट विवेक राज को गिरफ्तार किया गया। यूपी के कौशाम्बी में एसडीएम का गाड़ी का सर्कस का शोपीस बन गया। तहसील परिवार में कलाकार ने बालों से खींच डाली एसडीएम की गाड़ी। कुर्सी लगाकर मजा लेते नजर आए अफसर। कर्नाटक के मंगलुरु में 2 व्यक्तियों पर हुआ तलवार से हमला। एक व्यक्ति की मौत पर और एक की हालत गंभीर है। 1 महीने में ये दूसरी घटना। कोल्हापुर के एक गांव की सड़क धंसी। 6 घरों पर मंडरा रहा है खतरा। 2 महीने पहले भी यही सड़क धंसी थी। प्रशासन ने स्थानीय नागरिकों के लिए अस्थायी व्यवस्था कर दी है। भारतीय सेना ने महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में भारी बारिश के बाद मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान शुरू किया है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले 3 दिनों से बारिश हो रही है। तमिलनाडु में लगातार बारिश के कारण कई झरनों में बढ़ा पानी। निराश होकर लौटे पर्यटक। प्रशासन ने झरनों में जाने की लगाई है गुहार की झरनों में न जाएं। केरल के कन्नमली इलाके में भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण समुद्र का पानी शहर में दाखिल हो गया। सामान्य जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। कस्बों और गांवों में भी यातायात प्रभावित। तमिलनाडु के विल्लुपुरम की पोन्नेरी झील में हुई मछलियों की मौत। स्थानीय लोगों ने औद्योगिक कचरे को बताया है वजह। मछुआरों का हुआ लाखों का नुकसान। सरकार से लगा रहे हैं मदद की गुहार। बीएसएफ ने असम सीमा पर बांग्लादेशियों की घुसपैठ को नाकाम किया है। बांग्लादेशी नागरिकों की संदिग्ध गतिविधि देखकर हुए थे अलर्ट। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा ऐलान। सरकार पिछले महीने हुए आतंकवादी हमले में मारे गए 26 लोगों की याद में पहलगाम के बायसरन में एक स्मारक बनाएगी।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की संख्या में गिरावट के बीच रियासी में पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर। अलग अलग पर्यटन केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जा रहा है जायजा। तिरुवनंतपुरम में मछुआरों और स्थानीय लोगों ने कार्गो कंटेनर और पैकेट समुद्र से निकाले, इनमें खतरनाक रसायन की आशंका। स्पेस एक्स की स्टारशिप रॉकेट लॉन्चिंग लगातार तीसरी बार फेल, नियंत्रण से बाहर होकर टुकड़ों में बटा यान। कंपनी ने कहा, हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। और अब खबर चेन्नई से आ रही है। यहां पर कल शाम पीजीपी मनोरंजन पार्क में एक रोलर कोस्टर 50 फीट की ऊंचाई पर जाकर फंस गया। इसमें 30 लोग सवार थे और इन सभी को बचाने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। कई घंटों की मशक्कत के बाद राहत की बात यह रही कि सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मनोरंजन पार्क की सुरक्षा की जांच शुरू कर दी है। अब तक की जांच से जानकारी सामने आई है कि इस रोलर कोस्टर का सही तरीके से रखरखाव नहीं किया गया था और इसमें पहले से ही तकनीकी खराबी थी, जिन्हें ऑपरेटरों ने नज़रअंदाज कर दिया था। तो यहाँ पर बड़ी राहत ये रही कि ये रोलर कोस्टर 50 फीट की ऊंचाई पर फंसा, लेकिन बावजूद उसके सुरक्षित लोगों को निकाल लिया गया। लोगों में कई घंटों तक यहाँ पर दहशत रही। भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर रेलकर्मी की सतर्कता से एक व्यक्ति की जान बच गई। दरअसल एक यात्री ट्रेन के चलने के बाद उसमें चढ़ने की कोशिश कर रहा था और इस दौरान वो फिसलकर पटरी पर गिरा, लेकिन रेलकर्मी ने खींचकर उसे वक्त रहते बाहर निकाल लिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तो चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करना या उतरने की कोशिश करना हमेशा इस तरह से जानलेवा साबित होता है। और ये कोशिश यहाँ पर भोपाल की रानी कमलापति स्टेशन पर एक व्यक्ति कर रहा था, लेकिन एक रेलकर्मी की सतर्कता से उस व्यक्ति की जान बचा ली गई। हेलो मोटो। Motorola, India's leading AI smartphone brand. और अब मोटोरोला प्रेजेंट्स हेडलाइंस। हेलो मोटो। Motorola, India's leading AI smartphone brand. और आगे दिखाएंगे जस्टिस यशवंत वर्मा पर बड़ी खबर। तू ही तो है जिसकी सच्चाई वाली क्लैरिटी की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। गोल्ड प्लस सिल्वॉक्सी मिरर्स, ऐसी क्लैरिटी कि आपको सिर्फ सच नजर आए, चाहे कितने भी साल बीत जाएं। हमने एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर आलमी और इलाकाई अमन। जंग जीती नहीं, फोटो भी चोरी की। अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब ने ऐसा क्या कर दिया कि पूरी दुनिया ठहाके लगा रही है। क्या सच में पाकिस्तान ने इंडिया पर ऑपरेशन बुनियान चलाया या सिर्फ गूगल इमेज सर्च किया? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। पाकिस्तान एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने मजाक बन गया है और इस बार वजह है एक फ्रेम किया हुआ झूठ। अब सुनिए कहानी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, जो हाल ही में प्रमोट हुए हैं, उन्होंने एक हाई प्रोफाइल डिनर में वजीर आजम शहबाज शरीफ को एक खास गिफ्ट दिया। वो गिफ्ट था एक फ्रेम की हुई पेंटिंग, जिसे बताया गया पाकिस्तान की भारत पर की गई सैन्य कार्रवाई यानी ऑपरेशन बुनियान ए मरसूस की तस्वीर। लेकिन जरा गहराई में गए तो मामला निकला 100% फर्जी। सोशल मीडिया के शार्प आंखों वालों ने तुरंत पकड़ लिया। ये तस्वीर असल में चीन की 4 साल पुरानी मिलिट्री एक्सरसाइज की थी। जी हां, वही चीनी PLA जिनके रॉकेट लॉन्चर की फोटो गूगल पर अब भी मौजूद है। पाकिस्तान ने वही फोटो उठाई,
हल्की सी एडिटिंग की और बना दिया भारत पर हमले का सबूत। अब आप ही सोचिए, पाकिस्तान ने पहले अपनी बेइज्जती करवाई, कोई जीत नहीं मिली, ऊपर से चोरी की फोटो उठाकर उसे मिलिट्री ऑपरेशन बता दिया। अब सोशल मीडिया पर तो जैसे मीमर्स की ईद हो गई। एक यूजर ने लिखा, तो फेक ऑपरेशन के साथ अब फेक फोटो भी, क्या मजाक है। दूसरे ने लिखा, अपनी मिलिट्री की असली फोटो तक नहीं बना सकते। इंस्टाग्राम पर एक और यूजर ने ये तक लिख डाला कि शहबाज शरीफ ने चीनी रॉकेट लॉन्चर की फोटो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक। सुबह 11 बजे पीएम आवास पर होने जा रही है मीटिंग। विदेशी छात्रों पर ट्रंप सरकार की सख्ती जारी। नए छात्र वीजा इंटरव्यू पर लगाई रोक। अप्लाई करने वालों छात्रों के सोशल मीडिया की होगी जांच। शिक्षक भर्ती को लेकर आज प्रयागराज में सड़कों पर उतरेंगे छात्र। शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने देंगे धरना। पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा। देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया अपने टाटा प्ले सब्सक्रिप्शन पर फ्री में देखने के लिए व्हाट्सएप कीजिए @506-1800-208-6633 पर या अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल दीजिए 080-685-80506 पर। देश का सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया देखिए डीडी फ्री डिश पर चैनल नंबर 55 पर। उनसे पूछिए कि जब मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। उनसे पूछिए जब हमको मारा गया, पीटा गया, तो उनका सामाजिक न्याय कहाँ था। उनसे पूछिए कि मेरा क्या होगा। अब तो बोल रहे कि बेटे को निकाल दिया, बोल रहे भाई को निकाल दिया, मेरा क्या होगा, उनसे ये पूछिए। अपनी आप बीती कैमरे के आगे बयां करने वाली ये महिला और कोई नहीं बल्कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बहू है और उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की पत्नी, जो आज लालू यादव से न्याय मांगने के लिए मीडिया के सामने आई। आपको बता दें कि लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को पार्टी और घर दोनों से निकाल दिया है। वजह थी तेज प्रताप के फेसबुक अकाउंट से शेयर की गई एक फोटो और एक पोस्ट, जिसमें वो अनुष्का यादव नाम की लड़की के साथ दिखाई दे रहे थे। इसके साथ ही था लव अनाउंसमेंट, जिसमें लिखा था, हम दोनों 12 साल से रिलेशनशिप में हैं। बस फिर क्या था, खबर के वायरल होते ही लालू यादव ने बड़ा फैसला लिया और अपने बेटे का त्याग कर दिया। लालू यादव ने एक्स पर लिखा, ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूँ। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। बस लालू यादव की यही लाइनें उनकी बहू ऐश्वर्या राय को तीर की तरह चुभी। ऐश्वर्या भड़क गई और उन्होंने लालू यादव से सवाल पूछ डाला कि जब मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा था, मुझे जब पीटा जा रहा था, तब लालू यादव की नैतिकता कहाँ थी। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि पूरा लालू परिवार आपस में मिला हुआ है। इन लोगों का 12 साल से, अब तो खुल गया ना कि 12 साल से है, तो इनको पता नहीं होगा, इनको पता नहीं होगा लालू जी, राबड़ी देवी जी को और तेजस्वी जी को ये पता नहीं होगा। हर चीज हम कैसे कर देते हैं, हर चीज लड़की का इज्जत उछालना बहुत आसान है, इसीलिए क्योंकि अपनी बेटे की गलतियों को छुपाने के लिए लड़की पे इल्जाम डाल देते हैं। ये सारे मिले हुए रहते हैं, सब मिले हुए रहते हैं, एवरीबडी इज टुगेदर। और ये लोग कोई अभी जो नाटक कर रहे हैं ना कि निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सामाजिक न्याय, मेरा सामाजिक न्याय कब करेंगे, क्या किए। अब आपको बता दें कि लालू यादव पर करारे वार करने वाली ऐश्वर्या राय का फैमिली बैकग्राउंड क्या है। ऐश्वर्या राय बिहार के पूर्व सीएम दरोगा प्रसाद राय की पोती हैं। उनके पिता चंद्रिका राय पूर्व मंत्री रहे हैं। ऐश्वर्या ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई पटना के नोट्रे डेम एकेडमी से की। स्कूल के बाद ऐश्वर्या ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज से हिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद ऐश्वर्या ने नोएडा की एमिटी यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री ली। फिर साल 2018 में ऐश्वर्या राय और तेज प्रताप यादव की शादी हो गई, लेकिन दोनों आपस में तालमेल नहीं बिठा सके। दोनों ने तलाक की अर्जी दाखिल कर दी, जो अभी भी पटना की फैमिली कोर्ट में लंबित है। ऐश्वर्या भी लालू यादव के परिवार से अलग रहती हैं, इसलिए वो बार बार लालू परिवार
कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा की बढ़ सकती है मुश्किलें। जस्टिस वर्मा के खिलाफ मॉनसून सत्र में आ सकता है महाभियोग। जस्टिस के घर से मिले थे जली हुई नकदी। कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देने वाले विजय शाह पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कल एसआईटी ने सीलबंद लिफाफे में दाखिल की थी पहली स्टेटस रिपोर्ट। लखनऊ में रेप के आरोपी का एनकाउंटर, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में भी रेप का आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में बारिश के बाद जल जमाव पर बड़ा एक्शन। बीएमसी ने 4 पंप ऑपरेटर्स पर लगाया 40 लाख रुपए का जुर्माना। कहा ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर ये बड़ी खबर है। कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा पर खबर, उनके खिलाफ महाअभियोग आ सकता है। मॉनसून सत्र में महाअभियोग प्रस्ताव आ सकता है। जस्टिस के घर से भारी मात्रा में जले हुए नोट मिले थे, जिसके बाद लगातार विवादों में बने हुए हैं जस्टिस यशवंत वर्मा। तो अब महाअभियोग को लेकर ये बड़ी खबर कि मॉनसून सत्र में महाअभियोग आ सकता है। बिल्कुल, आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से भारी मात्रा में नकदी मिली थी, वो भी जली हुई। आपको बता दें कि उनके घर में आग लगी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, दमकल कर्मियों को सूचना दी गई और जब आग को बुझाया गया तो उनके कमरे से बड़ी मात्रा में जली हुई नकदी मिली थी और उसके बाद से ये लगातार सुर्खियों में थे, सवालों में थे और अब माना जा रहा है कि मॉनसून सत्र के दौरान महाअभियोग ला सकते हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा जुड़ चुके हैं। अखिलेश, जो महाअभियोग प्रस्ताव आ रहा है, क्या कुछ रहेगा उसमें? अभी तक जो सरकारी सूत्रों से बातचीत हुई, उन्होंने इशारा किया है कि महाअभियोग प्रस्ताव मानसून सेशन में आ सकता है, जो कि जुलाई में शुरू होगा, लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है वो अभी शुरू नहीं की गई है। आपको याद होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे संजीव खन्ना, उन्होंने खुद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ये कहा था, सिफारिश की थी कि महाअभियोग लाया जाना चाहिए और इनको अपने पद से हटा देना चाहिए। इसके लिए सरकार की ओर से जो प्रक्रिया होती है वो बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें जो दोनों सदनों के सभापति हैं उनको इसके लिए पत्र लिखा जाएगा और उसके बाद राज्यसभा में कम से कम 50 और लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों के पत्र के साथ ये जो महाअभियोग की प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। इसके बाद जो सभापति होते हैं वो अपनी ओर से एक कमेटी अपॉइंट करते हैं। वो कमेटी तमाम आरोपों की जाँच करती है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद फिर सदन में ये प्रस्ताव लाया जाता है और कम से कम 2/3 बहुमत से इसका पारित होना जरूरी है। ये भी बताया गया है कि इसके लिए विपक्षी पार्टियों को भरोसे में लिया जाएगा, उनसे भी बातचीत की जाएगी, क्योंकि 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो सरकार जल्दी इस बारे में प्रक्रिया शुरू करेगी और इस बात के पूरे संकेत हैं कि मॉनसून सत्र में प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो शुक्रिया आपका अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब महाअभियोग प्रस्ताव आ सकता है, इसकी चर्चा अब जोरों से शुरू हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश की। भोपाल से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां कॉलोनी की लिफ्ट में लाइट गुल होने से 8 साल का बच्चा लिफ्ट में फंस गया। हालांकि कुछ ही देर में दोबारा लाइट आ गई, बच्चा भी सकुशल बाहर आ गया, लेकिन बेटे की फिक्र ने पिता की जान ले ली। ये दर्दनाक घटना सोमवार रात की है। निरुपम रॉयल फार्म विला में रहने वाला परिवार अब सदमे में है। पिता का नाम ऋषिराज भटनागर था। लाइट जाने के बाद पिता गार्ड रूम की तरफ भागने के दौरान जमीन पर गिर पड़े और बेसुध हो गए। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और भोपाल से अजय शर्मा इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। अजय, ये दुखद घटना आज सामने और क्या कुछ डिटेल्स इससे लेकर मिल पाई है? देखिए, मैं उसी रॉयल विला पाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये घटना हुई है और यही वो लिफ्ट है जो रात को बंद हुई थी भोपाल में आंधी तूफान के बीच में। और इसी लिफ्ट में जो 8 साल का बच्चा था, जिसके पिता ऋषिराज भटनागर थे, वो उनकी जान गई और दर्दनाक मौत हुई है। और इसी लिफ्ट को फंसने के बाद लाइट गोल हुई, पावर बैकअप जनरेटर से ठीक तरीके से नहीं मिल पाया, जिसके चलते ये हादसा हुआ बताया जाता है। ये जो सीढ़ियाँ हैं तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पूरा एरिया है उसी